तृतीय वर्ष विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कक्षा में स्वागत है। आज हम ग्लूकोज की चक्रीय संरचना के बारे में बात करेंगे। पिच बेयर के द्वारा दी गई ग्लूकोज की खुली श्रृंखला वाली संरचना में कुछ बातों का स्पष्टीकरण नहीं हो पाता है, जैसे शिफ अभिकर्मक के साथ गुलाबी रंग नहीं देता है, ग्लूकोज बाइसल्फाइड और अमोनिया के साथ एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनाता है, ग्लूकोज के जलीय विलयन में पराबैंगनी स्पेक्ट्रम में CHO समूह नहीं आता है, अतः ग्लूकोज वास्तविक एल्डिहाइड नहीं है। इसमें CHO समूह मुक्त अवस्था में नहीं है, यानी ग्लूकोज जो है वो एल्डिहाइड के सारे गुणों को नहीं बताता है। ग्लूकोज को यदि CH3OH और शुष्क HCl के साथ क्रिया करवाई जाती है तो दो समावयवी मैथिल ग्लूकोसाइड प्राप्त होते हैं। ग्लूकोज दो प्रकार की त्रिविमीय समावयवताओं में रहता है। यदि ग्लूकोज का जल और अल्कोहल के साथ मिश्रण करके क्रिस्टलीकरण करवाया जाता है तो अल्फा समावयवी गलनांक 146 डिग्री प्राप्त होता है, और यदि पिरिडिन से क्रिस्टलीकरण करवाया जाए तो बीटा ग्लूकोज प्राप्त होता है और मेल्टिंग पॉइंट 148 to 150 प्राप्त होता है। इसकी यदि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ की भी गिनती की जाए तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ और ध्रुवण घूर्णन का मान भी अलग होता है। अल्फा ग्लूकोज का विशिष्ट घूर्णन 112 डिग्री और बीटा ग्लूकोज का 19 डिग्री होता है। म्यूटा रोटेशन परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन ग्लूकोज के जलीय विलयन जो है वो परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन का गुण प्रकट करता है। किसी भी पदार्थ में ध्रुवण घूर्णन का मान समय के साथ कम या अधिक हो जाता है और ये पदार्थ का यह गुण म्यूटा रोटेशन कहलाता है। अल्फा ग्लूकोज के ताजे विलयन को विशिष्ट घूर्णन का मान 112 डिग्री होता है, जो धीरे धीरे कम होकर 52 पर स्थिर हो जाता है। इसी तरह से बीटा ग्लूकोज 19 डिग्री से परिवर्तित होकर के 52 डिग्री पर स्थिर हो जाता है। टॉलन ने ग्लूकोज की चक्रीय संरचना के लिए एक ऑक्साइड वलय संरचना के बारे में बताया। इसमें उन्होंने बताया कि CH समूह कार्बन नंबर 4 और 5 के OH समूह के साथ अभिक्रिया करके अंतर अणु क्रिया के द्वारा एक हेमी एसिटल संरचना बनाते हैं और दो समावयवी बनते हैं, क्योंकि हेमी एसिटल बनते समय एक सममित कार्बन से असममित कार्बन बनता है। तो हेमी एसिटल ग्लूकोज की संरचना आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसी कारण से जब मिथाइल अल्कोहल इससे क्रिया करता है तो दो ग्लूकोसाइड के अणु दो प्रकार के प्राप्त होते हैं, क्योंकि इसकी त्रिविमीय संरचना में दो एनोमर का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास इनकी जो मोनोसेकेराइड्स है, इनकी मिथाइल ग्लूकोसाइड बनने की प्रक्रिया को इस चक्रीय संरचना के द्वारा समझाया जा सकता है। तो ग्लूकोज में मुक्त CHO समूह नहीं होता, क्योंकि वो हेमी एसिटल में कन्वर्ट हो गया। इस कारण से वह सोडियम बाइसल्फाइड और अमोनिया के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाता, परंतु प्रबल अभिकर्मक जैसे फेलिंग विलयन, टॉलन अभिकर्मक और HCN के साथ ये अभिक्रिया कर लेता है, क्योंकि ये उसकी हेमी एसिटल संरचना को तोड़ने में सक्षम होते हैं। इसी तरह से ग्लूकोज में म्यूटा रोटेशन क्यों होता है, क्योंकि हेमी एसिटल संरचना टूट जाती है और वापस वो एनोमर में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से ग्लूकोज की संरचना को बताया गया, और इस संरचना को जिस सूत्र के द्वारा, जिस साइक्लिक संरचना के द्वारा बताया जाता है, उसे हम हावर्थ प्रक्षेपण सूत्र कहते हैं। हावर्थ प्रक्षेपण सूत्र में 6 सदस्यीय वलय को बताया गया, और इस 6 सदस्यीय वलय में 5 अणु कार्बन के और छठा अणु जो है वो ऑक्सीजन का होता है। और ये जो संरचना है इसमें इसको हम फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला भी कहते हैं, और इसमें दो प्राप्त होते हैं, एक तो अल्फा ग्लूकोपाइरेनोस और दूसरा है बीटा ग्लूकोपाइरेनोस। तो 6 मेंबर्ड रिंग के बारे में फिशर ने बताया था।
ग्लूकोज की वलय का आकार टॉलन ने ग्लूकोज की 5 सदस्यीय वलय बताई जिसे हम ग्लूकोफ्यूरेनोस कहते हैं, और हावर्थ ने 6 सदस्यीय वलय बताई जिसे हम ग्लूकोपाइरेनोस कहते हैं। दोनों संरचनाएं और खुली संरचना, तीनों संरचनाएं आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। इस तरह से आपको हमने मोनोसेकेराइड्स के बारे में बताया। अब हम डाइसेकेराइड्स के बारे में आपको बताते हैं। डाइसेकेराइड्स डिफरेंट ग्रुप ऑफ polysaccharide and disaccharide are distinguished on the basis of units, monosaccharide units। तो इस तरह से मोनोसेकेराइड यूनिट के आधार पर इनको 2 भागों में बांट सकते हैं, होमोसेकेराइड्स और होलोसेकेराइड्स। होमोसेकेराइड्स और होलोसेकेराइड्स विच यील्ड ऑन हाइड्रोलिसिस सिमिलर शुगर यूनिट्स, तो जिनमें एक समान और सिंपल शुगर यूनिट्स डिकम्पोजिशन से प्राप्त होती है उनको हम कहते हैं होमोसेकेराइड्स, और जिनमें 2 अलग अलग यूनिट प्राप्त होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, हेट्रोसेकेराइड्स कहते हैं और हेट्रोसाइड्स कहते हैं। विच यील्ड अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव डिसिमिलर शुगर यूनिट्स, तो जिनमें 2 अलग अलग शुगर यूनिट मिलेंगी उनको क्या कहेंगे, हेट्रोसेकेराइड, और जिनमें जो एक जैसी यूनिट मिलती हैं उनको हम होमोसेकेराइड कहते हैं। तो यहाँ पर हम जब डाइसेकेराइड की बात करते हैं तो हमें 2 तरह के डाइसेकेराइड्स प्राप्त होते हैं, और इनमें एक तरह के डाइसेकेराइड होते हैं रिड्यूसिंग डाइसेकेराइड और दूसरे होते हैं नॉन रिड्यूसिंग डाइसेकेराइड। जैसे माल्टोज रिड्यूसिंग डाइसेकेराइड है, और ये डाइसेकेराइड 2 ग्लूकोज की यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, और जो सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग डाइसेकेराइड्स है, और ये एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज की यूनिट से मिलकर बना है। माल्टोज मोनोसेकेराइड है और सुक्रोज जो है वो हेट्रो डाइसेकेराइड है। तो इस तरह से डाइसेकेराइड के बारे में हम बात करते हैं। प्रकृति में सुक्रोज का मुख्य स्रोत क्या है, गन्ना या शुगर केन है। सुक्रोज का मुख्य स्रोत प्रकृति में गन्ना या शुगर केन है। इसके रस को सांद्रित करके सुक्रोज का क्रिस्टलीय रूप प्राप्त किया जाता है। सुक्रोज के क्रिस्टलीकरण के बाद बचा हुआ मात्र द्रव मोलासेस या शीरा कहलाता है। ये एक सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट 180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जल में विलेय, परंतु ईथर व अल्कोहल में ये अविलेय होता है। 180 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर इसको गर्म करने पर भूरे रंग का पदार्थ प्राप्त हो जाता है जिसे हम कैरेमल कहते हैं। सुक्रोज दक्षिण घूर्णी होता है तथा इसका विशिष्ट घूर्णन +66.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तनु अम्ल के साथ अपघटन करने पर ये D+ ग्लूकोज और D- फ्रक्टोज का समआण्विक मिश्रण प्राप्त होता है। D- ग्लूकोज का घूर्णन D+ घूर्णन से अधिक होता है, अतः परिणामी मिश्रण वाम घूर्णी या लेवोरोटेटरी होता है। हाइड्रोलिसिस के पश्चात ध्रुवण घूर्णन की दिशा का पलटना शुगर केन या गन्ना शुगर का जो है इन्वर्जन कहलाता है, अतः परिणामी मिश्रण प्रतीप शर्करा या इन्वर्टेड शुगर कहलाता है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C12H22O11 होता है। सुक्रोज के क्षारीय विलयन को ऑक्सीडाइज करने पर D-एरेबोनिक एसिड प्राप्त होता है। विभिन्न परिस्थितियों में HNO3 के साथ गर्म करने पर ऑक्जेलिक एसिड 80%, टार्ट्रिक एसिड 40% और ग्लूकोनिक एसिड 30% प्राप्त होता है। सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस करने पर मैनिटॉल और सार्बिटॉल का मिश्रण प्राप्त होता है। सुक्रोज दक्षिण घूर्णी या D ऑर्बिटल का होता है, D कॉन्फ़िगरेशन रखता है
और इसका घूर्णन +66.5 डिग्री होता है। तनु अम्ल के साथ जल अपघटन करने पर यह D+ ग्लूकोज और D- फ्रक्टोज देता है। तो सुक्रोज फैलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है, इसलिए हम इसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। ये हाइड्रोक्साइल एमीन और फेनिल हाइड्राजीन के साथ ऑक्सिम और ओसोजोन भी नहीं बनाता है और ये म्यूटा रोटेशन का गुण भी नहीं दिखाता है। अतः इन सब तथ्यों से ये सिद्ध होता है कि सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। यानी कि ग्लूकोज का CHO और फ्रक्टोज का C+O दोनों सुक्रोज के अंदर स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते हैं और सुक्रोज में ग्लूकोज का CHO समूह और C+O समूह एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और इस कारण से ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाता है और इसके अंदर न ये फैलिंग सॉल्यूशन के साथ अभिक्रिया करता है, न ऑक्सिम बनाता है, न ओसाजोन का निर्माण करता है और इस प्रकार ये सुक्रोज की संरचना में C+O और CHO दोनों ही ग्रुप जो है वो स्वतंत्र अवस्था में उपस्थित नहीं होते हैं। जो सुक्रोज है उसकी जो स्वीटनिंग प्रॉपर्टी ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों से कई गुना ज़्यादा होती है और ये सुक्रोज एमॉर्फस यदि इसको गर्म किया जाता है तो आप सबने देखा है कि शक्कर का चारिंग हो जाता है और ये एक एमॉर्फस ब्राउन कलर के सब्सटेंस में परिवर्तित हो जाता है जिसे हम कैरामेल के नाम से जानते हैं। इसके डीकम्पोजिशन प्रोडक्ट जो है फ्लेवरिंग और करने के पश्चात और कलरिंग मैटर के रूप में कार्य करते हैं और इसका जो है कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट के साथ ये वॉयलेट कलर देता है। जो इसका टेस्ट है वो केवल कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट से पता चलता है कि कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट के साथ ये कौन सा कलर देता है, वॉयलेट कलर देता है। इट डज नॉट रिड्यूस फैलिंग सॉल्यूशन, इट डज नॉट फॉर्म ओसाजोन। ये फैलिंग सॉल्यूशन के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं करता और ओसाजोन का निर्माण भी नहीं करता है और इसको इसी कारण से हम इसमें इन्वर्जन भी नहीं होता तो इसको नॉन रिड्यूसिंग और इन्वर्जन शुगर के नाम से जानते हैं। फिशर ने इसकी संरचना जो दी थी वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। फिशर की जो संरचना दी गई है उसने एक फ्रक्टोज को 5 मेंबर रिंग बताया और ग्लूकोज को 6 मेंबर। तो ग्लूकोज के अल्फा ग्लाइकोसाइड लिंक होता है और फ्रक्टोज का बीटा ग्लाइकोसाइड लिंकेज होता है और इन दोनों के बीच में H2O का मॉलिक्यूल निकल जाता है और इस तरह से जो सुक्रोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होता है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ये सुक्रोज की जो आपको पूरी संरचना के बारे में हमने आपको बताया। तो ये जो स्क्रीन पर आपको संरचना दिखाई दे रही है ये सुक्रोज का प्लस संरूपण है और ये सुक्रोज की हावर्थ संरचना है। आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इस संरचना को आप ध्यान में रखिएगा। धन्यवाद।